चुटकी। मम्मा, अर्पिता दी को बोलो, हर बार जैसे चश्मा यहाँ भूल जाती हैं, वैसे ना हो इस बार। सब हंस पड़े। पीयूष, जो अब तक चुपचाप बैठा अपनी प्लेट के साथ उलझा था, अचानक बिल्लू को घूरते हुए बोला, ओए बिल्लू, अगर बिग ब्रो को पता चल गया ना तो उनकी बीवी के पीछे मजनू बन के घूम रहा है, तो मोम डैड भी नहीं बचा पाएंगे तुझे। इतना सुनते ही पूरा टेबल ठहाकों से गूंज उठा। बिल्लू पहले तो शर्म से अपनी पूंछ हिलाकर वैदेही जी की गोद में लेट गया, फिर म्याऊं करके वैदेही जी की गोद में कूदते हुए अपनी भाषा में बोला, मम्मी देखो ना पीयूष भाई मुझे छेड़ रहे हैं। वैदेही जी ने उसे गोद में लेकर माथे पर प्यार से किस किया। बेटा आप फिक्र मत करो, मैं आपके पीयूष भैया को डांट देती हूँ, चलो पहले खाना खा लो। पीयूष ने फिर चुटकी ली। बिल्लू म्याऊं कर रहा है, पर दिल से तो ये मजनू बन बैठा है, भाई की बीवी से दिल लगा बैठा है। शोभित, जो अब तक चुप था, उसने भी मौका देखकर बोला, भाई प्यार ना देखता जात, ना धर्म, ना बिल्ला या इंसान, बस हो ही जाता है। अंकिता ने हंसते हुए कहा, जब से अंशा हनीमून पर गई है तब से घर में उदासी छाई हुई है और बिल्लू की आंखों में बारिश। हाँ, सौम्या ने मजे लेते हुए कहा, आज तो ये बिल्लू दोपहर को बिग बारो के कमरे में जाकर सोया था। अंशा को याद करते हुए अर्पिता ने हैरानी से कहा, सीरियसली? पीयूष ने सिर हिलाया। कल तो मैंने देखा ये उनके ड्रेसिंग टेबल के पास बैठा उनकी फोटो देख रहा था, जैसे कोई पुरानी यादें ताजा कर रहा हो। इतना सुनते ही सब पेट पकड़कर हंसने लगे। बिल्लू ने म्याऊं करते हुए वैदेही जी की ओर देखा, जैसे शिकायत कर रहा हो, मम्मा देखो ना, सब मिलकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। वैदेही जी सबको घूरती हैं। फिर बिल्लू को पुचकारते हुए कहा, बेटा अंशा जल्दी वापस आ जाएंगी, फिर तुम्हारी खुशी लौट आएगी। अब खाना खाओ और सबकी बातों को इग्नोर करो। बिल्लू ने जैसे उनकी बात समझ ली, उसने धीरे से बाउल की ओर देखा जिसमें दूध और उसके पसंदीदा बिस्किट रखे थे। लेकिन पीयूष को फिर भी चैन कहाँ। ब्रो, इमेजिन कर, एक दिन विक्रांत बिग ब्रो वापस आए और देखते ही बोले, तू मेरी वाइफ के रूम में क्या कर रहा है? और बिल्लू बोले, दिल है कि मानता नहीं। फिर तो शोभित, सौम्या, अर्पिता सब हंसी में लोटपोट हो गए। इतने में सर्वेट खाना सर्व करने आई और ये सब सुनकर खुद भी हंसी रोक नहीं पाई। अंकिता ने बिल्लू के गालों को खींचते हुए कहा, तुम कितना क्यूट है यार, लेकिन थोड़ा कंट्रोल कर, बिग ब्रो की बीवी से दूर रहना बेटा। बिल्लू ने गुस्से से म्याऊं किया, जैसे कह रहा हो तुम सबको नहीं पता वो मुझसे कितना प्यार करती है। पीयूष बिल्लू की बात समझकर फिर बोल पड़ा, हाँ वो प्यार करती है, पर भाई वाला, तू तो सीधा शादी वाले रास्ते पे चला गया। शोभित ने भी मस्ती में कहा, लव स्टोरी ऑफ द ईयर बिल्लू और अंशा। फिर पीयूष, अंकिता, सौम्या ने एक साथ चिल्लाया, कमिंग सून। अर्पिता ने मोबाइल निकालकर कहा, चलो सब एक सेल्फी हो जाए बिल्लू और उसकी फैन फॉलोइंग के साथ। बिल्लू को पकड़कर बीच में बिठाया गया, सब उसके आसपास जमा हुए और क्लिक। फोटो खींचते ही पीयूष बोला, इस फोटो का कैप्शन क्या होगा? बिल्लू इन लव? शोभित बोला, नहीं, भाभी का दीवाना हुआ देवरा। अंकिता बोली, या फिर ओबेरॉय पैलेस का आशिक नंबर 1। रघुवेंद्र जी और वैदेही जी मुस्कुरा रहे थे। बिल्लू अब चैन से दूध पी रहा था, लेकिन जाते जाते पीयूष ने फिर एक आखिरी तीर छोड़ा, परो अब तो बस तू शादी का कार्ड छपवा ले, बिल्लू वेड्स अंशा, बस विक्रांत बारो को न पता चले। पूरा पैलेस हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। वही ओबेरॉय पैलेस की ऊंची दीवारों के बाहर 2 वेयरवॉल्फ एक दूसरे की आंखों में झांकते ही बाकी साथियों को टेलीपैथी के जरिए बुला लेते हैं। चंद मिनटों में जमीन हिलने लगती है। 100 से भी ज्यादा वेयरवॉल्फ झुंड में वहां आ खड़े होते हैं। उनमें से एक, जो बाकी सबसे लंबा और भयानक था, गरजती आवाज में चीखता है, आज शाही खून बहाना है, हमला शुरू करो। सब मिलकर एक साथ हाउलिंग करते हैं, इतनी डरावनी और तीखी आवाज कि ओबेरॉय पैलेस के भीतर हर इंसान का खून जम जाए। चंद सेकंड में पूरे पैलेस की बिजली चली गई। हर ओर घना अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। 3 बॉडीगार्ड टॉर्च लेकर पावर हाउस की ओर भागते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं और टॉर्च घुमाकर देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। कई वेयरवॉल्फ बिजली की केबल को दांतों से चबा रहे हैं। बॉडीगार्ड्स फौरन फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होता। अगले ही पल वो हैवान उन पर टूट पड़ते हैं। चीखों की जगह अब सिर्फ हड्डियों की चरमराहट सुनाई देती है। इधर किचन में एक सर्वेंट मोमबत्तियां निकालता है। जैसे ही वो मोमबत्ती जलाकर पीछे मुड़ता है तो उसके सामने एक 12 फीट लंबा वेयरवॉल्फ खड़ा होता है। बस एक नजर,
और उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया। वहीं गिरकर उसकी मौत हो जाती है। पैलेस में मौजूद सभी लोग मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्लैशलाइट क्या, फोन ही ब्लास्ट हो जाते हैं। जोर का धमाका और एक साथ चीखें। सौम्या और अंकिता की आंखों में डर साफ झलकता है। अंधेरा ऐसा कि कोई किसी को देख नहीं पा रहा। सौम्या रोते हुए बोलती है, डैड, मोम, मुझे बहुत डर लग रहा है। रघुवेंद्र उसे अपने पास खींचते हैं। हम सब यही हैं बेटा, कुछ नहीं होगा। मोहिनी भूषण जी से लिपट जाती है। गजेंद्र जी पीयूष और प्रशांत से कहते हैं कि जाकर देखें बाकी बॉडीगार्ड और सर्वेंट कहाँ गायब हो गए। दोनों लड़के बेफिक्र होकर लिविंग हॉल की ओर बढ़ते हैं और वहां से निकलकर गार्डन में पहुंचते हैं। गार्डन में पहुंचते ही सामने दूर दूर तक चमकती आंखें दिखाई देती हैं। पीयूष फुसफुसाता है, प्रशांत चुप रहो, एक आवाज हुई तो बचे नहीं रहेंगे। और फिर उन्हें दिखता है नरसंहार। वेयरवॉल्फ गार्डन में एक एक करके सब बॉडीगार्ड और सर्वेंट को नोच रहे थे। चांदनी रात में वो खूनी नजारा साफ दिख रहा था। फिर अचानक सब भेड़िए एक साथ हाउलिंग करते हैं कि ओबेरॉय पैलेस के अंदर मौजूद हर किसी की सांस रुक जाती है। सभी लोग एक दूसरे से चिपक जाते हैं। मोहिनी भूषण से, अर्पिता शोभित से, अंकिता अपनी दादी से, सौम्या अपने दादाजी से और बिल्लू पहले ही वैदेही की गोद में छुपा बैठा था। अचानक बिजली लौट आती है, हर तरफ रोशनी। लेकिन जो नजारा सामने होता है वो किसी डरावने सपने से कम नहीं। चारों ओर सर्वेंट्स की लाशें, किसी का सिर गायब, किसी की टांगे, किसी का सिर्फ धड़ बचा। अर्पिता चीख पड़ती है। उसका सामना होता है अपने ही सर्वेंट की आधी खाई हुई लाश से। उधर पीयूष और प्रशांत भागते हुए डाइनिंग हॉल में पहुंचते हैं। पीयूष हांफते हुए बोलता है, डैड, पैलेस पर वेयरवुल्फ ने अटैक कर दिया है। बाहर 100 से ज्यादा वेयरवुल्फ हैं। रघुवेंद्र की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो तुरंत आर्डर देते हैं, महारानी, आप सब बच्चों और मेहमानों को लेकर मंदिर में चली जाओ, अब हमारी बारी है। गजेंद्र जी, भूषण, पीयूष, प्रशांत और रघुवेंद्र जी पांचों मर्द राइफल उठाते हैं। हर राइफल में चांदी की गोलियां भरी जाती हैं। जैसे ही वे मेन डोर पर पहुंचते हैं, सामने खड़े 100 वेयरवुल्फ दिखाई देते हैं। वही ओबेरॉय पैलेस के अंदर मंदिर में दिए की टिमटिमाती लौ में सबके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। मोहिनी, सौम्या, अर्पिता और अंकिता एक दूसरे का हाथ थामे बैठी थीं। चारों ओर गूंजती हाउलिंग की आवाजें अब भी कानों में गूंज रही थीं। बिल्लू वैदेही जी की गोद में पूरी तरह सिमटा हुआ था। वैदेही उसके सिर पर हाथ फेरती रही, जैसे उसे अपने आंचल की पनाह में छुपा लेना चाहती हो। कुमुद जी कांपती आवाज में वैदेही से बोली, बहू, मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा। वैदेही ने एक पल उन्हें देखा, फिर उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। सब ठीक होगा मम्मी, बाहर हमारे घर के मर्द खड़े हैं, ओबेरॉय खानदान के नाम की लाज रखने वाले। भेड़िए हो या मौत, वो झुकेंगे नहीं। शोभित एक कोने से उठकर बोला, मैं बाहर झांक के आता हूँ, एक बार देख लूं कि क्या हाल है। अर्पिता फौरन उठी, नहीं शोभित, मत जाओ, बाहर खतरा है। शोभित ने मुस्कुराकर बोला, डर मत, मैं सिर्फ दरवाजे तक जाऊंगा। तभी वैदेही बोल पड़ी। उसकी आवाज शांत लेकिन मजबूत थी, रुको शोभित, जब तक जरूरत न हो कोई भी बाहर नहीं जाएगा। हम यहाँ सिर्फ छिपे नहीं हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और जहाँ आस्था है वहाँ हार की कोई जगह नहीं होती। वही ओबेरॉय पैलेस के गार्डन में रघुवेंद्र जी शेर की तरह दहाड़ते हैं, आज कोई नहीं बचेगा, तुम्हारा अंत यही होगा भेड़ियों। तभी उनमें से लीडर वेयरवुल्फ आगे आता है और गुर्राता है, अगर अपने परिवार को जिंदा देखना चाहता है तो उस लड़की को, अंशा को 3 दिन के अंदर हमारे हवाले कर दो, वरना जो आज हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। अगली बार तुम्हारे पैलेस की राजकुमारियों का मांस हमारी दावत में होगा। रघुवेंद्र जी एक पल भी नहीं सोचते, सीधे उसकी आंखों के बीच चांदी की गोली मारते हैं। लीडर वेयरवुल्फ वहीं गिरकर तड़पता है और मर जाता है। दूसरा वेयरवुल्फ हंसते हुए कहता है, हमारी गिनती खत्म नहीं होगी रघुवेंद्र, एक जाएगा तो 10 और आएंगे, अपनी गोलियां बचा कर रखो, वक्त कम है। इसके बाद सब वेयरवुल्फ धीरे धीरे वापस लौट जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। पीयूष रघुवेंद्र जी से पूछता है, डैड, हम अब क्या करेंगे? रघुवेंद्र जी की आवाज ठंडी लेकिन साफ होती है, अब वही करेंगे जो जरूरी है, अपने परिवार की रक्षा। मुंबई शहर की खूबसूरत सुबह में चिड़ियाएं चहचहा रही थीं। वही नीति अपने कमरे की बालकनी पर रेलिंग के ऊपर खड़ी थी।
उसकी आंखें लाल हैं, चेहरा भीगा है आंसुओं से। नीचे गार्डन में उसके मम्मी पापा खड़े हैं, चिंतित और गुस्से से भरे हुए। नीति रूंधे गले से चिल्लाकर, मम्मी पापा प्लीज मुझे मत मजबूर कीजिए, मैं प्रेम जैसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी एक सौदे की तरह गुजरे। मम्मी परेशान होकर बोली, नीति क्या बात है, तुम्हें प्रेम से क्या दिक्कत है? नीति भीगी आंखों से बोली, दिक्कत है क्योंकि ये शादी मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए सिर्फ एक बिजनेस डील है। मुझे उस डील का हिस्सा नहीं बनना। नीति के पापा गुस्से में बोले, नीति तुम्हें समझ में आता है तुम क्या कह रही हो? प्रेम में क्या कमी है? लड़का अमीर है, हैंडसम है, नाम है, रुतबा है, और क्या चाहिए तुम्हें? नीति गहरी सांस लेकर टूटे हुए अंदाज में कहा, प्यार चाहिए डैड, रिस्पेक्ट चाहिए, केयर चाहिए, जो प्रेम में नहीं है। वो मुझे सिर्फ एक ट्रॉफी की तरह देखता है, इंसान नहीं समझता। नीति मम्मी और पापा एक दूसरे को देखते हैं, सन्नाटा छा जाता है। फिर नीति की मम्मी धीरे से उससे पूछती है, नीति क्या कोई और है तुम्हारे दिल में? नीति की आंखों में अचानक एक चमक आ जाती है, जैसे उसने कुछ छुपाया नहीं, बस सब्र कर रखा था। वो चिल्ला पड़ती, हाँ है, इंस्पेक्टर तेजस, मैं उसे प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। साथ ही वो मेरी रिस्पेक्ट और केयर भी करता है। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नीति के मम्मी पापा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। नीति की आवाज फिर गूंजती है, मम्मी पापा अब आपको तय करना है, आपको आपकी बेटी चाहिए या वो डील जिसमें उसकी कोई खुशी नहीं। नीति के पापा कुछ बोलने ही वाले होते हैं, लेकिन नीति की मम्मी उनका हाथ थाम लेती है, रोक देती है। वो पहली बार डरी हुई नजर आ रही थी। नीति की मम्मी धीरे से उससे बोली, नीति प्लीज नीचे आओ, हम बात करेंगे। नीति थोड़ी देर उन्हें देखती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन चेहरा ठान चुका है। फिर वो धीरे से रेलिंग से उतरती है, लेकिन कदमों में अब भी कांप है। वहीं 1 घंटे बाद नीति के मम्मी पापा प्रेम की फैमिली से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा गए थे। विला में सब कुछ रोशनी से जगमगा रहा है। डाइनिंग हॉल के पास एक बड़ा सा ड्राइंग रूम है, जहां चारों ओर महंगे शो पीस और दीवारों पर फैमिली पोर्ट्रेट टंगे हैं। वो सब लिविंग हॉल में बैठे थे। नीति और प्रेम के मम्मी पापा काउच पर एक दूसरे के पास बैठे हैं। सामने प्रेम की मम्मी घमंडी मुस्कान लिए हुए आराम से बैठी थी। कुछ देर की हल्की फुल्की बातों के बाद मिसेज राणा अचानक सीधी बात पर आ जाती है। हम ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहते मिस्टर एंड मिसेज अरोड़ा। मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द नीति और प्रेम की शादी की तारीख फाइनल कर लें। वहाँ एकदम शांत हो छा गई। नीति की मम्मी की सांसें थम सी जाती हैं। मिस्टर अरोड़ा ने धीमे से नजर उठाई और फिर एक लंबा सांस लेकर अपने हाथ जोड़े। मिस्टर अरोड़ा धीमे लेकिन साफ लहजे में बोले, माफ कीजिए मिस्टर एंड मिसेज राणा, हम अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते। मिस्टर एंड मिसेज राणा एक साथ चौंक कर बोले, क्या मतलब? मिस्टर अरोड़ा आगे बोले, मतलब साफ है, मेरी बेटी किसी और से प्यार करती है और अगर हमने जबरदस्ती उसका हाथ कहीं और थाम दिया तो वो खुद को खत्म कर देगी। मिस्टर एंड मिसेज राणा का चेहरा सख्त हो गया। वहीं प्रेम जो ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था, वो ये बात सुनकर भी चुप रहता है। मिस्टर अरोड़ा आंखें झुकाए हुए बोले, हम पहले ही अपने बेटे को खो चुके हैं, अब अपनी बेटी को खोने की हिम्मत नहीं बची हम में। मिसेज राणा कुछ बोलने के लिए उठती हैं, लेकिन प्रेम गुस्से में आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर अहंकार और गुस्सा साफ दिख रहा था। प्रेम कड़क आवाज में नीति के पापा से बोला, मिस्टर अरोड़ा, एक बार और सोच लीजिए, अगर ये शादी टूटी तो मैं आपको और आपके बिजनेस को सड़क पर ला दूंगा। माहौल बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। मिस्टर अरोड़ा धीरे धीरे खड़े हुए। चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी, एक दर्द भरी लेकिन समझदार मुस्कान। मिस्टर अरोड़ा आगे बोले, अगर मैं पहले समझ गया होता कि पैसे से कहीं ज्यादा जरूरी होता है प्यार, तो शायद आज मेरा बेटा हमें छोड़कर न गया होता। आप सबसे माफी चाहता हूँ। सभी की नजरें मिस्टर अरोड़ा पर टिकी था। प्रेम की मम्मी पापा और प्रेम उन्हें हैरान होकर देख रहे थे। मिस्टर अरोड़ा धीरे से अपनी ही बातों में खोए हुए थे। हमने कभी उसके दिल की बात नहीं सुनी। वो भी किसी को चाहता था, लेकिन हमने उसकी पसंद को ठुकरा दिया, उसे अमीरी गरीबी का हवाला देकर चुप करा दिया और एक दिन वो चला गया, हमेशा के लिए। मिसेज अरोड़ा की आंखें अब बह चुकी हैं। वो धीरे से मिस्टर अरोड़ा का हाथ पकड़ती हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अरोड़ा ने प्रेम की ओर देखकर कहा, अब अगर मेरी बेटी के दिल में कोई है तो मैं उसका साथ दूंगा, क्योंकि इस बार मैं अपनी औलाद का दिल नहीं तोड़ना चाहता। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ।
मिसेस अरोड़ा मिसेस राणा से धीमे स्वर में आवाज में बोली। उम्मीद है आप हमें समझेंगी। फिर मिस्टर एंड मिसेस अरोड़ा बाहर की ओर बढ़ गए। प्रेम का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा है, लेकिन वो बस एक जगह खड़ा रहा। वहीं दूसरी तरफ गोवा की हवाएं आज कुछ खास थीं। विला के अंदर माहौल थोड़ा आज चहकता हुआ था। बाहर हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। वहीं रूम के कोने में विक्रांत काउच पर बैठा था, गोदी में लैपटॉप, आंखें स्क्रीन पर और दिमाग किसी सीरियस प्रोजेक्ट में डूबा हुआ। लेकिन कान तो जैसे घर के हर कोने से आती आवाजें चुपचाप सुन रहे थे। अंशा बच्चों के साथ लूडो खेल रही थी। उसके साथ मैंगो और पेप्सी थे और थोड़ी दूरी पर बैठी सैंडी दोनों को घूर रही थी, जैसे कह रही हो, तुम लोग तो टीम बनाकर ही खेलते हो। तभी विक्रांत का फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, रंजीत। हाँ रंजीत। विक्रांत की आवाज गंभीर थी। बॉस, जू वालों से बात की। उनके यहाँ से कोई भेड़िया गायब नहीं हुआ और विला के आसपास के जंगल में भी किसी भेड़िए के भटकने की कोई खबर नहीं है। विक्रांत की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। उसने बिना कुछ कहे कॉल काट दी। होठों से धीमी आवाज निकली, फिर वो भेड़िया आया कहाँ से? अब इस सवाल का जवाब तो निकालना ही होगा। वो कुछ सोच ही रहा था कि रूम में अचानक चीख पुकार गूंजने लगी। सैंडी अपनी भाषा में इल्जाम लेते हुए बोली, म्याऊ म्याऊ। मम्मा, आप और मैंगो चीटिंग कर रहे हो। अंशा भी कम न थी। सैंडी की बच्ची। मैं नहीं, तुम और पेप्सी कर रहे हो चीटिंग। लूडो के बोर्ड के चारों ओर अब महाभारत का माहौल बन गया था। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए लैपटॉप बंद किया और बिस्तर की ओर बढ़ गया। विक्रांत ने उन चारों को देखकर कोड वेनिस में बोला, इन चारों ने मिलकर मेरे हनीमून का भट्ठा बैठा दिया। फिर विक्रांत सैंडी को गोद में उठा लेता है। एक मैच हो जाए, हब्बी वर्सेस वाइफी। उसने मुस्कुराकर अंशा की ओर देखा। अंशा ने खुद के बालों को संवारते हुए कहा, हब्बी, आप जीत नहीं सकते। मैं लूडो की क्वीन हूँ। विक्रांत की डेविल स्माइल वापस लौटी। तो देखते हैं। अंशा ने आंखों में शरारत भरकर पूछा, और जीतने वाला क्या पाएगा? जो वो चाहे। विक्रांत की आंखें अंशा पर टिकी थीं। ये सुनते ही बच्चे उछल पड़े। सैंडी अपने डैडी की टीम में शामिल हो गई और पेप्सी मैंगो मम्मा के साथ थे। खेल शुरू हुआ। शुरुआत में तो जैसे अंशा की ही हवा थी। एक के बाद एक गोटियां सेफ जोन में पहुंची और हर बार वो पेप्सी मैंगो के साथ ताली बजा बजाकर विक्रांत और सैंडी को चिढ़ा रही थी। सैंडी का मुंह लटका हुआ था। वो धीरे से विक्रांत से फुसफुसाई, म्याऊ म्याऊ। डैडी की प्रिंसेस दुखी है? अंशा ने हंसते हुए कहा। अब देखो सैंडी, तुम दोनों हार ही जाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन विक्रांत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने बिना कुछ बोले पासा घुमाया और पासा जैसे उसका ही गुलाम हो गया। एक के बाद एक गोटियां दौड़ने लगीं। वेट एंड वॉच, स्वीट हार्ट, उसने बारीक मुस्कान के साथ कहा। कुछ ही मिनटों में गेम पलट गया। अब विक्रांत आगे था और आखिरी गोटी के घर में पहुंचते ही जैसे जश्न छिड़ गया। हुर्रे! सैंडी उछलते हुए नाचने लगी। लूजर्स, कैसा लग रहा है डैडी से हारकर? उसने पेप्सी और मैंगो को नाक चिढ़ाई। पेपर और मैंगो ने अपनी पूंछें छटका दी और पेप्सी ने तो आंखें घुमा दी, जैसे कह रही हो, खुश हो ले, अगली बार देख लेना। अंशा वहीं बिस्तर पर झुकी हुई बैठी थी। होंठ भींचकर विक्रांत को देख रही थी। वो उसकी ओर बढ़ा, उसकी कलाई थामी और उसे अपनी ओर खींच लिया। अब मेरी जीत का इनाम दो, विक्रांत धीमी आवाज में फुसफुसाया। नहीं। अंशा की आंखों में शरारत थी, पर आवाज कांपी सी हुई। तो डील कैंसिल? विक्रांत ने उसकी नाक छुई। अभी तो बच्चे देख रहे हैं। अंशा ने गाल पर आई लट को पीछे किया। जब लूडो बेबीज के सामने खेल सकते हैं तो रोमांस बेबीज के सामने क्यों नहीं कर सकते, स्वीट हार्ट? और वैसे भी पेप्सी और मैंगो ने आंखें मूंद ली हैं। और सैंडी? अंशा ने सिर झुकाकर उसकी गोद में बैठी सैंडी को देखा, जो अब तक चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। विक्रांत सैंडी के माथे पर किस करते हुए बोलाए, मेरी टीम में है, मेरी टीम को हक है मुझे इनाम मिलते देखने का। अंशा ने लंबी सांस ली और शर्माते हुए बोली, अच्छा जी। विक्रांत ने अंशा को उसे अपने पास खींच लिया। तो अब मेरी बारी। अंशा का चेहरा उसके सीने पर आ गिरा। उसकी धड़कनों की रफ्तार जैसे लूडो की गोटियों से भी तेज हो चुकी थी। विक्रांत अंशा के कान में गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, तुम हार गई हो स्वीट हार्ट, अब इनाम से भाग नहीं सकती ना। नहीं। अंशा ने धीरे से विरोध किया, लेकिन उसकी मुस्कान सब बयां कर रही थी। विक्रांत ने सैंडी को प्यार से नीचे उतारा और उसे पेप्सी और मैंगो के पास भेज दिया। अब डैडी और मम्मा को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए।
तीनों बेबीज समझदारी दिखाते हुए बाहर चले गए। विक्रांत ने धीरे से अंशा को अपनी गोद में बिठा लिया। उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए फुसफुसाया, तुम्हें नहीं लगता मैं हर बार तुम्हें जीतने देता हूँ, सिर्फ तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए? तो अब हारने का बहाना क्या है? अंशा की आंखें चमक रही थीं। विक्रांत ने उसकी कमर पर हाथ रखा और बेड पर उसे धीरे से लिटा दिया। अब कोई बहाना नहीं, अब सिर्फ इनाम। उसकी उंगलियां अंशा के चेहरे से फिसलती हुई गर्दन तक आईं। अंशा की सांसें तेज हो गईं। विक्रांत ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा। सुन रही हो मेरी धड़कन? बहुत तेज है। अंशा ने आंखें बंद कर लीं। विक्रांत तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि तुम पास हो। वो उसके होंठों के बेहद करीब आ चुका था और एक हल्की, गहरी और महसूस करने वाली किस उसके गाल पर रखी। अंशा ने हौले से उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं सिर्फ आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी। विक्रांत ने उसके माथे को चूमा, फिर नाक, फिर होंठ, और दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझ गईं। कमरे का माहौल धीमे धीमे बदल गया। कपड़ों का बोझ उतरा गया। चादरों की सिलवटें, तकियों की जगह और दो धड़कते दिलों की नजदीकियां अब सब कुछ कह रही थीं। वो दोनों एक दूसरे में गुम, बेशर्त मोहब्बत में डूबी हुई। वहीं दूसरी तरफ वेयरवुल्फों की पूरी फौज उस सुनसान वीरान हवेली में खड़ी थी, जहां सिंहासन के ऊपर बैठी एक औरत अपनी चमकदार आंखों में आग और सत्ता की प्यास लेकर बैठी थी। सब वेयरवुल्फ घुटनों के बल झुक जाते हैं। सैकड़ों गले से एक साथ निकलती गूंजती आवाज हवेली की दीवारों को कंपा देती है। रानी साहिबा की जय हो। सिंहासन पर बैठी औरत की मुस्कान गहरी और रहस्यमयी होती है। उसके चेहरे पर काली चंदन की रेखाएं और उसकी आंखों में वो सत्ता है जो इंसानियत को भी झुका दे। वो धीरे से खड़ी होती है, हाथ फैलाती है जैसे पूरी हवेली पर उसका राज हो। फिर वो बोलती है, उसकी आवाज धीमी लेकिन दमदार, तुम सबने आज मेरा दिल जीत लिया। ओबेरॉय पैलेस में जो कोहराम मचाया है, उसे देखकर अब उस शाही परिवार की नींदें उड़ चुकी होंगी। अब उन्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो गया होगा। एक जवान वेयरवुल्फ जिसकी आंखों में अभी भी ताजगी और जोश है पूछता है, रानी साहिबा, क्या आपको लगता है कि रघुवेंद्र हमारी शर्त मानेगा? वो लड़ाई के लिए तैयार लग रहा था। रानी की आंखों में एक चमक दौड़ जाती है। वो अपनी छोटी को पीछे झटकते हुए कहती है, मानेगा, जरूर मानेगा। जब उसकी बेटियों की जान दांव पर होगी और उसकी रियासत पर हमारी परछाई पड़ेगी, तो वो घुटनों के बल आएगा। ये महल, ये लोग, सब उसकी कमजोरी है। फिर वो सिंहासन से उतरती है और आगे बढ़ती है। सब वेयरवुल्फ उसका रास्ता छोड़ देते हैं। वो हवा में हाथ फैलाती है और उसकी एक हरकत से सभी वेयरवुल्फों के शरीर चमकने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी लंबी पूंछें गायब होती हैं। नुकीले दांत फिर से सामान्य हो जाते हैं और सारे वेयरवुल्फ इंसानी रूप में आ जाते हैं, सुंदर, सजीले, लेकिन उनकी आंखों में वही वहशीपन बरकरार। रानी अब इंसानों से घिरी है, लेकिन ये इंसान वो नहीं जिन पर भरोसा किया जा सके। आज का दिन खास है। वो कहती है, आज हमारे दुश्मन को डर का स्वाद चखाया है और आज रात जश्न होगा। हवेली के बड़े हॉल में मशालें जल उठती हैं। दीवारों पर लटकती लाल साड़ियों और काले पर्दों के बीच ढोल की आवाजें गूंजने लगती हैं। आदमियों के चेहरे चमकने लगते हैं और औरतें झूमने लगती हैं। बड़े से टीले पर शराब की सुराहियां लाकर रखी जाती हैं। हर तरफ महक फैल जाती है, कच्चे मांस, मदिरा और काले जादू की। रानी अब एक ऊंचे मंच पर आ जाती है, जहां वो अपने हाथ ऊपर उठाती है। ये जश्न सिर्फ हमारी जीत का नहीं, ये उस अंत की शुरुआत है जो बहुत सालों पहले अधूरा रह गया था। इस बार कोई नहीं बचेगा। लोग तालियां बजाते हैं, कुछ जोर से चिल्लाते हैं। एक जवान पुरुष जो पहले वेयरवुल्फ था, अब इंसानी रूप में बैठा है और गिटार बजा रहा है, एक रहस्यमयी धीमी धुन। एक नौजवान लड़की रानी के पास आकर झुकती है। उसके चेहरे पर गर्व है। रानी साहिबा, क्या हम अंशा को लाने की तैयारी करें? रानी की मुस्कान और भी घातक हो जाती है। नहीं, वो खुद आएगी। कभी किसी को खुद बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जब उसका भाग्य खुद उसे लाकर फेंक दे। रात को मुंबई सड़कें खाली थीं, लेकिन प्रेम की कार उनकी तरह शांत नहीं थी। सुपरफास्ट स्पीड में दौड़ती उस ब्लैक मर्सिडीज की खिड़कियों से हवा शोर कर रही थी, जैसे प्रेम के अंदर का गुस्सा बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा हो। वो लगातार स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियों से जोर दे रहा था। आंखें सामने थीं, लेकिन दिमाग कहीं और।
तुम्हें अपनी बेटी चाहिए या वो डील जिसमें उसकी कोई खुशी नहीं? नीति के पापा की ये आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। अगर मेरी बेटी के दिल में कोई है तो मैं उसका साथ दूंगा। प्रेम ने एक जोरदार ब्रेक मारा। कार अचानक रुकती है। टायरों की चीखती आवाज ने सड़क के सन्नाटे को तोड़ दिया। वो गुस्से से बाहर निकलता है। सड़क के किनारे खड़ा होकर तेज तेज सांसें ले रहा है। माथे पर पसीना, आंखों में जलन और चेहरे पर हारा हुआ अहंकार। प्रेम ने खुद से कहा, नीति तुम मुझे ठुकरा नहीं सकती। वो अपनी जैकेट की जेब से सिगरेट निकालता है, लेकिन फिर वहीं रुक जाता है। नहीं, आज उसे नशा नहीं चाहिए, उसे जवाब चाहिए। उसने सिर पीछे टिकाया, आंखें बंद की और यादों का दरवाजा खुल गया। 3 महीने पहले 5 स्टार होटल। मीटिंग खत्म हो चुकी थी। प्रेम हमेशा की तरह सूट बूट में अपने फोन पर ईमेल चेक करता हुआ लॉन एरिया से बाहर निकल रहा था। तभी कानों में बच्चों की चहक सुनाई दी। उसने सिर उठाया और देखा, स्विमिंग पूल एरिया में नीति के दोस्त मधु और विकी कुछ बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे। और वहीं एक पल को वक्त थम गया। रेड कलर की हॉट बिकनी में खुले बालों में भीगी हुई सी नीति मुस्कुरा रही थी। वो हंसती, पानी में छप छप करती, एक छोटे से लड़के को उठाकर ऊपर उछालती और फिर उसे पकड़ती जैसे कोई बेफिक्र परी हो। प्रेम वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें पल नहीं झपक रही थीं। ये नीति है? उसने खुद से सवाल किया, फिर धीमे से मुस्कुरा दिया। मैं तो नीति को बहन जी समझ रहा था और ये तो सुपर मॉडल निकली। उसका दिल एक अजीब सी हलचल से भर गया। नीति की शर्मीली मुस्कान ने प्रेम को अंदर तक हिला दिया। उसे लगा जैसे पहली बार उसने किसी को दिल से देखा हो। अब चाहे जो हो जाए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नीति से ही, उसने तय कर लिया था। प्रेजेंट टाइम। सड़क पर खड़ा प्रेम अचानक उन यादों से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर अब वही जुनून लौट आया था जो उस दिन पहली बार महसूस किया था। वो बड़बड़ाया, नीति तुम मेरी हो, किसी और की होने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी तरफ गोवा में विक्रांत और अंशा के कमरे की खिड़की से हल्की हल्की हवा अंदर आ रही थी, पर कमरे के अंदर तूफान मचा हुआ था। अंशा हाथ में पिलो लिए बारी बारी से विक्रांत और सैंडी पर वार कर रही थी। पेप्सी और मैंगो भी इस मस्ती में पीछे नहीं थे। वो भी जोर जोर से भौंक और दहाड़ कर माहौल को और मसालेदार बना रहे थे। चीटर, आप चीटर हो! अंशा गुस्से से विक्रांत पर पिलो बरसाते हुए बोली, आपने गेम में चीटिंग की और फिर इनाम भी मुझसे ले लिया। हब्बी, आपको शर्म नहीं आती? सैंडी ने पेप्सी और मैंगो को पूरा किस्सा सुना दिया था कि कैसे उसने खुद डैडी को चीटिंग करवाई। अब सब एक टीम बन चुके थे। बहुत हो गया हंगामा। विक्रांत ने बिना एक शब्द बोले अचानक अंशा की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आंखों में वही सख्त लहजा, वही गहराई, और फिर उसके सख्त होंठ अंशा के नर्म होंठों पर आ टिके। अंशा की सांसें अटक गईं। वो मुक्के मारती रही, पर विक्रांत का होंठों पर सख्ती से धीरे धीरे प्रेम में बदलता गया। विक्रांत अंशा के लोअर लिप पर प्यार से बाइट कर रहा था, जो उसको सुकून देने लगा। आउच! अंशा ने गुस्से में आकर विक्रांत के ही होंठ पर हल्की सी बाइट कर दी। विक्रांत ने होंठ छोड़े, आंखें टेढ़ी करके घूरा। स्वीट हार्ट, अपनी जीत का इनाम तो मैं लेकर ही रहूंगा, बाएं हुक हो या बाएं कुरुक। हब्बी, आप तो बिल्कुल बेशरम हो गए हो। आप पहले ही अपनी झूठी जीत का इनाम ले चुके हैं। अंशा ने झल्लाकर उसके सीने पर बाइट कर दी। विक्रांत ने डेविल स्माइल करते हुए बोला, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। विक्रांत की बात सुनकर अंशा की आंखें बड़ी हो गईं। ये सोचकर उसका हस्बैंड कितना बड़ा डेविल है। विक्रांत ने एक नजर बेड पर बैठे अपने तीनों शैतान बच्चों की तरफ डाली। सैंडी हंस हंसकर लौटपोट हो रही थी। डैडी मम्मा को आज छोड़ना मत, मम्मा का कचुम्बर बना दो। सैंडी! अंशा फौरन पिलो उठाकर उसकी तरफ लपकी, लेकिन इससे पहले कि अंशा विक्रांत की प्रिंसेस पर वार करती, विक्रांत ने अंशा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अंशा ने आंखें तरेरते हुए कहा, सैंडी आज तुम गई। सैंडी हंसी से बेड पर गिर पड़ी। मम्मा, आप तो बहुत फनी हो। कल सुबह मैं तुम्हें गोवा के कूड़ेदान में छोड़ आऊंगी। अंशा की धमकी भी क्यूट थी और अब पेप्सी और मैंगो भी हंसने लगे, अपने ही स्टाइल में। विक्रांत ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने तुम तीनों को समझाया था ना, जब भी डैडी मम्मा को किस करें तो सीटी बजानी है, हंसना नहीं है। इतना सुनते ही मैंगो ने जो विक्रांत से सीटी बजाना सीखा था उसी पल बजा दी। आवाज कमरे में गूंज गई। अंशा की आंखें फटी रह गईं। हब्बी, आपने मेरे मासूम बच्चों को ये भी सिखा दिया? अब ये दोनों लड़के तो बस स्टैंड पर रोज सीटी मारेंगे और सैंडी लड़कों पर।
हाय, मैं तो बर्बाद हो गई। विक्रांत ने आंखों से तीनों को इशारा किया। बाहर अभी। और वो तीनों शैतान हंसते हुए कमरे से भाग निकले। अब कमरे में बस 2 लोग थे, विक्रांत और अंशा। और उस कमरे में अब सिर्फ सांसों की आवाजें बची थीं। स्वीट हार्ट, अब चुप हो जाओ, वरना। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं नहीं चुप होने वाली। अंशा की आवाज अब भी रोती हुई, लेकिन उतनी ही मीठी भी। विक्रांत ने बिना कुछ कहे अंशा को बेड पर धकेला और खुद उसके ऊपर आ गया। अगले ही पल उसके होंठ फिर से अंशा के होंठों पर थे। वो बहुत वाइल्ड था, जैसे हर पल अपने होंठों से अंशा की शिकायतें मिटाना चाहता है। अंशा ने पहले उसकी पीठ पर हल्के मुक्के मारे, लेकिन जब विक्रांत ने उसके होंठ को हल्के गुस्से में बाइट किया, तब अंशा समझ गई, शेर भूखा है और भूखा शेर बेहद खतरनाक होता है। अब वह भी उस किस में डूब चुकी थी। दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझ चुकी थीं। विक्रांत के हाथ अब उसकी कमर से लेकर उसकी पीठ तक का सफर कर चुके थे। उसका हर स्पर्श अंशा की धड़कनों को तेज करता जा रहा था। वो 20 मिनट का लंबा किस था, इतना लंबा कि अंशा की सांसें ही जवाब दे गईं। जैसे ही विक्रांत ने उसे छोड़ा, वो खुद को संभालती हुई आंखें बंद करके सांस लेने लगी। हब्बी। उसकी आवाज धीमी और थकी हुई थी, पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। पूरी रात विक्रांत ने उसे थक कर रख दिया। कभी विक्रांत अंशा की आंखों में देखते हुए, कभी उसकी गर्दन पर अपने होंठों की छाप छोड़ते हुए, उसने अंशा को हर तरीके से अपना बना लिया। सुबह के 4 बजे विक्रांत ने अंशा को अपनी बाहों में लिया और उसके बगल में लेट गया। कमरे में अब सन्नाटा था, बस धीमी सांसें और हल्की हल्की मचलती नींद। अंशा आंखें खोलकर विक्रांत को घूर रही थी, पूरी रात की मेहनत की गालियों के साथ। विक्रांत उसके कान में फुसफुसाया, सो जाओ स्वीट हार्ट, गालियां देने से मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। अब ये तो जिंदगी भर का रूटीन है। और फिर आंख मारते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अंशा ने एक बार फिर घूरा, पर अब वो थकी हुई थी। कुछ देर बाद उसकी आंखें बंद हो गईं। विक्रांत ने उसके माथे को चूमा और धीरे से फुसफुसाया, गुड नाइट मिसेस विक्रांत ओबेरॉय। कमरे की खिड़की से आती हल्की रोशनी में वो दोनों अब चैन से सो रहे थे। अगली सुबह मुंबई ओबेरॉय विला के हर कोने में तैयारियों की धूम थी। फूलों की मालाएं लटक रही थीं, लाइटिंग चमक रही थी और किचन से पकवानों की खुशबू हवा में घुल रही थी। सब कुछ इस बात का सबूत था कि आज कुछ खास होने वाला है। बाहर लॉन में खड़े होकर गजोधर दोनों हाथ कमर पर टिकाए तमतमाए अंदाज में पूरे स्टाफ पर चिल्ला रहा था। गजोधर गंभीर टोन में बोला, ओ सुनो सब लोग, कान खोलकर सुन लो। आज हमारे बॉस अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ वापस आ रहे हैं और अगर किसी ने भी काम में लापरवाही दिखाई तो समझ लो फिर तुमको सीधा बॉस के सामने खड़ा कर दूंगा। पास ही खड़ी मैक्सी, जो गजोधर की इस नौटंकी से तंग आ चुकी थी, मैक्सी झल्लाकर बोली, ए मैन गजोधर, तू हर बार क्यों ऐसे गरजने लगता है जैसे तू खुद बॉस है। सब लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, एक तू ही है जो पूरे घर में दहशत फैला रहा है। गजोधर उसकी बात पर पलट कर देखता है और पीठ सीधी करके बोलता है, अब तुमको कब बताएं मैक्सी, जब से सुनाए हैं कि बॉस के तीनों बेबीज, वो तीनों झनकार बम वापस आने वाले हैं, हमारा तो दिल घबरा रहा है। मैक्सी हंसते हुए बोली, झनकार बम? अरे वो बच्चे हैं, तुझसे तो 100 गुना अच्छे हैं। कम से कम वो 24 घंटे किसी के पीछे पड़े नहीं रहते। गजोधर उसकी बात को सीरियसली ले लेता है और आगे झुककर धीरे से रोमांटिक अंदाज में कहता है, ओ मैक्सीवा, अब तुम फिर शुरू हो गई। जब से बॉस बेबीज को लेकर गए हैं तब से हमारे पास तो तुम ही तो बची हो, और अब तू ही कहे कि हम तुम्हारा प्यार ना करें तो क्या करें? मैक्सी आंखें मटकाते हुए बोली, प्यार कर, लेकिन लिमिट में। हर वक्त तू पीछे ही पड़ा रहता है और ऊपर से अब बच्चों के डर से तेरे होश भी उड़े हुए हैं। गजोधर लंबी सांस लेता है, फिर अपने खास अंदाज में जवाब देता है, मैक्सी मैया, वो सैंडी तो ठीक है, लेकिन वो पेप्सी और मैंगो, उफ, उन दोनों को तो देख के ही हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। पिछली बार पेप्सी ने हमारी अपने पीछे पूरे विला में दौड़ाया था और मैंगो ने हमारा तौलिया खींच लिया था। मैक्सी हंसते हुए बोली, तो अब डर के मारे तू सबको हड़काएगा क्या? गजोधर, तू सर्वेंट से ज्यादा खुद डरा हुआ दिख रहा है। गजोधर थोड़ा शर्माते हुए बोला, डर नहीं है मैक्सी, वो प्यार है बच्चों का। लेकिन एक बात बता दूं, अगर तू साथ रहे ना तो मैं पेप्सी, मैंगो और सैंडी की जंग भी झेल लूंगा। मैक्सी ठंडी सांस लेते हुए कहा, वाह क्या डायलॉग मारा है गजोधर। पर अब ये डायलॉग छोड़, चल जाना थोड़ी देर के लिए फर्नीचर चेक कर, कुशन इधर उधर हो रखे हैं। गजोधर शरारती मुस्कान के साथ बोला,
अरे कुशन तो हम बाद में सेट कर लेंगे, पहले तो ये बताओ, जब वो तीनों बच्चे आएंगे तब हम दोनों के रोमांटिक पल का क्या होगा? मैक्सी बिना झिझक बोली, वही होगा जो आजकल हो रहा है। तू आगे बढ़ेगा और मैं तुझे झाड़ू दिखाऊंगी। गजोधर उसका हाथ पकड़ लेता है, थोड़ा पास आकर उसकी आंखों में झांकता है। गजोधर धीमे सुर में बोला, पर एक बात बोलूं, तू जब गुस्से में होती है ना तब और भी ज्यादा सुंदर लगती है। ऐसे में तुझे चूमने का मन करता है। मैक्सी हाथ छुड़ाते हुए बोली, ए हट, बच्चों की बात करके डराता है और अब लव स्टोरी शुरू कर दी। गजोधर हंसते हुए बोला, डर तो सबको लगता है मैक्सी, लेकिन प्यार में अगर डर नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा? तभी पीछे से एक सर्वेंट आता है और कहता है, गजोधर सर, डेकोरेशन वाले फूल कम पड़ गए हैं। गजोधर उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाता है, का फूल कम पड़ गए? अबे जल्दी जाके माली से कह, दुगना मंगवा, बॉस को कोई शिकायत ना होनी चाहिए। मैक्सी धीरे से मुस्कुराकर बोली, लो फिर से डॉन बन गया। चल मैं फूल गिनवाने जाती हूँ और तू भी थोड़ा काम कर ले। रोमांस के चक्कर में बॉस ने अगर तुझे पकड़ लिया तो फिर तू सीधा हॉस्पिटल में देखेगा। गजोधर हंसते हुए बोला, अगर तू भी साथ चल रही हो तो हॉस्पिटल भी स्वर्ग लगने लगेगा। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए मुस्कुराते हैं, फिर काम में लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ अंशा के कॉलेज कैंटीन में आज कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। टेबल के बीचों बीच पिज्जा, पास्ता, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक्स की भरमार थी। नीति अपनी फेवरेट ब्लू ड्रेस में खिलखिला रही थी, जबकि विकी और मधु दोनों हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। विकी ने कोल्ड ड्रिंक का एक घूंट लिया और पूछा, नीति, अचानक इतनी शानदार पार्टी क्यों? कोई लॉटरी लग गई क्या? नीति ने खुशी से झूमते हुए जवाब दिया, लॉटरी से भी बड़ी बात है दोस्त, डैड ने प्रेम से मेरी शादी कैंसिल कर दी। और सुनो, अब मम्मी पापा तेजस के लिए हाँ कह चुके हैं। मैं सच में उड़ रही हूँ आज। मधु ने खुशी में नीति को कस के हक किया, ओई होई, ये तो सुपर खुशखबरी है। अब तो फुल फॉर्मल मीटिंग चाहिए उस तेजस बाबू से। विकी ने चुटकी ली, वैसे नीति, वो प्रेम राणा, उसने इतनी आसानी से शादी कैंसिल कर दी? नीति के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। उस कमीने की बात मत कर, अगर मेरी माने तो मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। थोड़ी देर सब चुप हो गए। फिर नीति ने मुस्कुराकर कहा, काश अंशा होती तो आज की खुशी डबल हो जाती। विकी ने तपाक से जवाब दिया, तो खुश हो जा, क्योंकि हमारी अंशा आज शाम हनीमून से वापस आ रही है। ये सुनते ही मधु बोली, सच में? यार, अंशा के बिना कॉलेज सूना सूना सा लगता है। कोई मस्ती नहीं, कोई रौनक नहीं। अब आएगी तो सब मिलकर धमाल मचाएंगे। वहीं पास की टेबल पर बैठा एक लड़का चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। वो अंशा का आशिक था। फौरन मोबाइल निकाला और पूरे कॉलेज में न्यूज फैला दी। ब्रेकिंग न्यूज, अंशा आज शाम को हनीमून से लौट रही है। कुछ ही देर में ये खबर आग की तरह पूरे कॉलेज में फैल गई। स्पोर्ट्स रूम का नजारा तो और भी दिलचस्प था। वहाँ पहले से ही अंशा के 5-6 चाहने वाले जुट चुके थे। सबके चेहरे ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी की बारात छूट गई हो। पहला आशिक सबसे पहले बोला, दोस्तों, अंशा आज शाम को लौट रही है, और वो भी शादी करके। दूसरा आशिक आंसू पोंछते हुए बोला, अबे यार, क्यों जले पर नमक छिड़क रहा है? मेरा दिल तो वैसे ही तंदूर बन गया है। तीसरे आशिक ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा, जब अंशा मांग में सिंदूर भर के कॉलेज आएगी ना, मेरी तो आंखों में आंसू ही नहीं रुकेंगे। विक्रांत ओबेरॉय को नर्क में भेज देना चाहिए। चौथा आशिक अचानक खड़ा हो गया, भाई लोग, एक आइडिया है, क्यों ना विक्रांत को गुंडों से पिटवा दें, कम से कम कुछ सुकून तो मिलेगा। पांचवें आशिक ने माथा पकड़ लिया, और इन गुंडों को पैसे कौन देगा भाई? तभी स्पोर्ट्स रूम का दरवाजा खुला। सबकी नजरें उधर घूमी। दरवाजे पर कोई साया खड़ा था। फिर एक भारी आवाज गूंजी, पैसे मैं दूंगा, लेकिन बदले में विक्रांत ओबेरॉय को ऐसा सबक मिलना चाहिए कि वो दोबारा अंशा के आसपास भी न फटके। सभी आशिक हक्के बक्के रह गए। सामने उनके स्पोर्ट्स सर खड़े थे। एक आशिक चौंक कर बोला, स्पोर्ट्स सर, आप? दूसरा बोला, आप भी अंशा के दीवाने हैं? स्पोर्ट्स सर कमरे में आते हुए बोले, अंशा की वो मासूम आंखें और वो बोलने का अंदाज, जिसने उसको चाहा नहीं वो मर्द नहीं। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। एक ने सिर पकड़ते हुए कहा, हम 3 साल से सपना देख रहे थे कि एक दिन अंशा हमारी दुल्हन बनेगी, और ये विक्रांत ओबेरॉय बीच में घुस आया। दूसरा बोला, क्या पता था कि जिस लड़की की मुस्कान हमें रातों को जगाए रखती है, वो किसी और की बाहों में मुस्कुराएगी। तीसरा बोला, अब तो बस यही दुआ है कि उसका पति उसके साथ इतना रोमांटिक ना हो।
ताकि वो हमें याद करे। सब एक साथ रुदाली करने लगे। स्पोर्ट्स सर ने सबको देखा और बोले, तो लड़कों, प्लान शुरू करें क्या? एक साथ सबने जवाब दिया, हाँ। और यूं शुरू हुआ ऑपरेशन अंशा के पति की पिटाई का मिशन, जिसमें शामिल थे कॉलेज के टूटे दिल वाले सारे आशिक। बंद थीं, पर माथे की लकीरें बता रही थीं कि कोई बड़ी बात उनके मन में चल रही है। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। बहुत देर हो गई महाराज, अब इंतजार की कोई जगह नहीं बची है। उनकी आवाज में थरथराहट नहीं थी, पर एक अजीब गहराई थी, जैसे समंदर की गहराई में कोई ज्वालामुखी फूटने वाला हो। बड़े राजकुमार और अंशा, उन्हें वापस बुलाना होगा। अब खेल का अगला अध्याय उन्हीं के नाम लिखा है। रघुवेंद्र का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। उनकी आंखों के सामने वो पुराना मंजर कौंध गया। भेड़ियों का हमला, बाइंडी गार्ड और सर्वेंट की लाश। रघुवेंद्र ने जेब से फोन निकाला। उन्होंने नंबर डायल किया, विक्रांत का। दूसरी तरफ से फोन उठते ही बोले, विक्रांत बेटा, जयपुर आ जाओ। विक्रांत की आवाज आई, ओके डैड, और फोन कट गया। पर इससे पहले कि रघुवेंद्र फोन जेब में रखते, वेद प्रताप ने आंखें खोल दी। ये सिर्फ शुरुआत है महाराज, अंधेरा अब भी पीछा नहीं छोड़ेगा। वही दूसरी तरफ गोवा, विक्रांत और अंशा के कमरे में हलचल मची हुई थी। एक ओर अंशा पैकिंग में लगी थी, वहीं दूसरी ओर पेप्सी, मैंगो और सैंडी की शॉपिंग का साम्राज्य 2 सूटकेस में समा भी नहीं रहा था। अंशा सैंडी के टेडी बियर वाले सूटकेस में और खिलौने रखती हुई बड़बड़ाई, इतनी शॉपिंग तो शायद मैंने भी अपने हनीमून पर नहीं की होगी जितनी तुम तीनों ने कर ली है। पेप्सी अपने छोटे से पिंक सनग्लासेस उतारते हुए बोला, मम्मा, आप और डैडी तो रोमांस में इतने बिजी थे कि शॉपिंग का टाइम ही नहीं मिला। हम तो रंजीत अंकल के साथ घूम घूम के मॉल खाली कराए। मैंगो अपनी लॉयन प्रिंट वाली टॉवल बैग अपने मुंह से उठाते हुए बोला, और मम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आपको कौन सा अपने सिर पर उठा के ले जाना है? ये सब सर्वेंट्स है ना, आप बस पैक करो, मैं अभी और सामान ले आता हूँ। अंशा ने बस आंखें छोटी करके उन तीनों को देखा, फिर सैंडी को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया। तुम तीनों शरारती बच्चे बहुत बोलने लगे हो। अगली बार मैं हनीमून पर तुम्हें नहीं लाऊंगी, रहना फिर गजोधर और मैक्सी के साथ। मैंगो अंशा की कमर से सिर रगड़ते हुए बोला, मम्मा, मुझे पता है डैडी ने आपको कम शॉपिंग करवाई, इसलिए आप हमसे चिढ़ रही हो। पेप्सी ने आंखें मटकाते हुए कहा, और वैसे भी शादी के बाद सारे डैडी बदल जाते हैं। पहले तो मम्मा के आगे पीछे घूमते थे, अब तो सुबह से पता नहीं कहाँ गायब हैं। अंशा ने सैंडी को सूटकेस में डालते हुए गंभीरता से कहा, हाँ, मुझे भी लग रहा है शादी के बाद विक्रांत सर पहले जैसा प्यार नहीं करते। सैंडी सूटकेस के अंदर बैठकर चिल्लाई, मम्मा, मुझे क्यों पैक कर रही हो? डैडी का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रही हो? अंशा ने हंसते हुए उसे बाहर निकाला और बेड पर बैठते हुए बोली, बच्चों, बताओ तो, डैडी का प्यार वापस पाने के लिए मम्मा को क्या करना चाहिए? पेप्सी ने मुंह छिपाते हुए जवाब दिया, मम्मा, आप ना डैडी से लड़ाई शुरू कर दो। पतियों को लड़ाकू बीवियां ही पसंद आती हैं। अंशा ने उसे गोद में उठाते हुए आंखें गोल की। मेरे रसगुल्ले को लगता है मैं विक्रांत सर से लड़ सकती हूँ। वो अगर मुझे बस एक बार घूर लेते हैं तो मेरी तो सांस अटक जाती है। ठीक उसी समय विला का दरवाजा खुला। विक्रांत अंदर आया, आंखों पर गहरे सनग्लासेस, माथे पर कुछ गंभीरता। उसने सर्वेंट से पूछा, मैडम कहाँ हैं? सर, अपने रूम में हैं। विक्रांत बिना रुके सीधा कमरे में गया। ड्रेसिंग टेबल के सामने अंशा खड़ी थी, बालों में ब्रश घुमा रही थी। विक्रांत की नजर बेड पर खेल रहे बेबीज पर पड़ी, फिर वह सीधे अंशा के पीछे जाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। स्वीट हार्ट, ब्रेकफास्ट किया? अंशा मुड़ी, होंठ फुलाकर बोली, हब्बी, आप कहाँ थे सुबह से? आपको पता है, जब मैं आपकी शक्ल नहीं देखती सुबह उठकर तो मेरा दिन ही खराब हो जाता है। फिर न भूख लगती है, न मन लगता है। विक्रांत ने उसका सिर अपने सिर से टिकाकर बस एक शब्द कहा, समझ गया। अंशा झुंझलाते हुए बोली, और आपके इन नालायक बच्चों ने मेरी कमर तोड़वा दी है, इतना सारा सामान पैक करवा कर। विक्रांत ने एक नजर सूटकेस और बेबीज पर डाली, फिर अंशा को हल्के से दूर करते हुए बोला, रुको,
मैं देखता हूँ इनकी शैतानों को। वो सीधा बेड के पास गया और गहरी आवाज में बोला, तुम तीनों इधर आओ, मम्मा से काम करवाते हो। उसकी ठंडी आवाज सुनकर बेबीज डर के मारे जंप मारकर अंशा के पीछे जाकर छुप गए। विक्रांत ने सैंडी को इशारे से बुलाया, प्रिंसेस, डैडी के पास आओ। सैंडी ने नम आंखों से अंशा को देखा। अंशा जैसे हर इंडियन माँ करती है उसी अंदाज में बोली, हब्बी, मैंने कब कहा था डांटने को? देखिए तो कैसे डरा दिया मेरे लड्डुओं को। विक्रांत उनकी शक्लें देखकर आंखें सिकोड़ते हुए बोला, स्वीटहार्ट, अगली बार तुम चारों के बीच की लड़ाई तुम चारों ही सुलझाओगे। फिर अपनी हंसी रोक नहीं पाया और हंसते हुए बोला, जरा मिरर में अपनी शक्लें देखो। सैंडी झूमती हुई विक्रांत की गोद में चढ़ गई। मेरे डैडी। अंशा हाथ कमर पर रखकर बोली, तो ये पेप्सी और मैंगो क्या मोहल्ले वालों के बच्चे हैं? विक्रांत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, फिर शरारत से आंखें चमकाते हुए बोला, स्वीटहार्ट, भूल गई क्या? ये भी तो हमारी ही मेहनत का फल है। अंशा की आंखें शर्म से झुक गईं। वो चुपचाप विक्रांत की गर्दन में मुंह छुपा गई। विक्रांत ने उसके बालों में हल्का सा किस किया, फिर गंभीर स्वर में बोला, तैयार हो जाओ, 1 घंटे में जयपुर के लिए निकलना है। अंशा चौंक गई। हब्बी, कल तो कहाँ था मुंबई चलेंगे? मुझे कोलाज में कईयों की हड्डियां तोड़नी है। विक्रांत ने उसका गाल सहलाया। डैड का अर्जेंट कॉल आया है, अभी जयपुर जाना होगा। अंशा ने पूछा, मैं क्या पहनूं, साड़ी या सूट? विक्रांत ने उसके गाल पर हल्का किस करते हुए कहा, जिसमें तुम्हें अच्छा लगे वही पहन लो। कुछ देर बाद अंशा ने बेबी रेड कलर का अनारकली सूट पहना, बालों में हल्की वेव्स, माथे पर बिंदी। तीनों बच्चे भी फॉर्मल आउटफिट्स में सज चुके थे। 1 घंटे में पूरा परिवार एयरपोर्ट पहुंचा और अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर जयपुर के लिए रवाना हो गया। वहीं मुंबई ओबेरॉय इंडस्ट्रीज, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा के बीच लैपटॉप की स्क्रीन पर डेनिस की उंगलियां रफ्तार से चल रही थीं। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। कम इन, डेनिस बिना नजरें हटाए बोला। दरवाजा खुला और उसका असिस्टेंट अंदर आया, चेहरे पर हल्की सी गंभीरता। गुड मॉर्निंग सर, गुड न्यूज है। आपकी शादी में जो कड़वाहट घोल रहा था उसका नाम सामने आ गया है। डेनिस ने आंखें स्क्रीन से हटाईं और धीरे से अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। कौन है वो चूहा? आवाज इतनी ठंडी थी कि रूम का तापमान जैसे और गिर गया। सर, चंदन, वही जो उर्वशी मैम के दादाजी के कान आपके खिलाफ भर रहा है। आज ही वो प्रिया मैम को उनसे मिलवाने वाला है। अगर प्रिया ने वो बात बता दी जो हम 3 के अलावा कोई नहीं जानता। डेनिस की आंखों में एक पल के लिए हल्की बेचैनी झलकी, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से में टेबल पर मुक्का मारता है। उस प्रिया को इस शहर से हमेशा के लिए गायब करवा दो, और चंदन, उसको मैं खुद देखूंगा। ओके सर, कहकर असिस्टेंट जाने लगा ही था कि दरवाजा फिर खुलता है। उर्वशी, पर्पल कलर का साड़ी पहने, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में गुस्से की एक चिंगारी। उसकी नजरें पहले डेनिस पर, फिर उसके असिस्टेंट पर टिकती हैं। डेनिस के चेहरे की रंगत जैसे 1 सेकंड को उड़ गई। कहीं कुछ सुन तो नहीं लिया? अरे वाह, आप दोनों कुछ गुपचुप प्लानिंग कर रहे हैं? उर्वशी की आवाज में छुटकी थी, पर आंखें अब भी गहरी थीं। डेनिस ने खुद को संयत किया और मुस्कुराते हुए बोला, कुछ सीरियस बात चल रही थी? बिजनेस रिलेटेड? हाँ, सीरियस तो आप लग भी रहे थे। मुझे लगा खाली पेट काम करोगे तो और भी चिड़चिड़े हो जाओगे, इसलिए ब्रेकफास्ट ले आई हूँ। डेनिस ने राहत की सांस ली और अपने असिस्टेंट को आंखों से जाने का इशारा किया। उर्वशी ने सामने रखी टेबल पर फूड कंटेनर खोला। खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। तुम्हें कैसे पता मैं भूख लगी है? डेनिस ने उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा। क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूँ। डेनिस मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में खींचकर बिठा लेता है। अब ये मेरी सीट है। उर्वशी हल्के से शर्माई। डेनिस मुस्कुराते हुए बोला, हमेशा से और हमेशा रहेगी। डेनिस उसके हाथ से ब्रेकफास्ट खाने लगा, लेकिन हर बाइट के साथ उसकी आंखें सिर्फ उर्वशी को देख रही थीं। उर्वशी ने अचानक कहा, आपकी आंखों में आज कोई राज है? राज? डेनिस ने बनावटी हंसी में बात टालने की कोशिश की। शायद तुम्हारी खूबसूरती ने मेरी आंखों को ही उलझा दिया है। डेनिस ने उसकी ठोड़ी को उंगलियों से थामकर उसकी ओर झुकते हुए कहा, अगर कोई बात मेरे और तुम्हारे बीच आ भी रही है तो यकीन रखो, मैं उसे मिटा दूंगा, हमेशा के लिए। उर्वशी शर्माते हुए बोली, इतनी इंटेंस बातें मत करो, डर लगता है। डेनिस उसके कंधे पर किस करके बोला,
डर मत, सिर्फ प्यार करो। डेनिस ने उसके गाल पर धीरे से होंठ रखे। उर्वशी की सांसें धीमी हुई, उसके गाल लाल पड़ गए। वो नजरें चुराते हुए बोली, वैसे ऑफिस में कोई देख ले तो? देखने दो, दुनिया को बताना है कि मेरी वाइफी कितनी क्यूट है। डेनिस अगले ही पल उर्वशी के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। जयपुर ओबेरॉय पैलेस के किचन में हलचल थी। वैदेही जी खुद विक्रांत के फेवरेट खाने की तैयारी कर रही थी। वहीं कुमुद जी भी पास ही खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, बहू, अंशा के लिए भी कुछ बनवा लो, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। वैदेही जी ने हाथ रोककर थोड़ा झिझकते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे तो पता ही नहीं वो क्या पसंद करती है। कुछ बताता ही नहीं उसने। उसी वक्त शोभित की मम्मी मुस्कुराते हुए अंदर आईं। अरे वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं बताती हूँ ना। मेरे अंशा को स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है। छोले भटूरे, पिज्जा, मोमोज, मंचूरियन, बिरयानी, पुलाव, सब कुछ। बच्ची का स्वाद भी बच्चा ही है अभी तक। वैदेही जी ने हंसते हुए सिर हिलाया और फिर पूरे मन से विक्रांत और अंशा दोनों के फेवरेट डिशेस बनाने में लग गईं। तभी किचन के दरवाजे पर मोहिनी खड़ी थी। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बनाओ बनाओ, उस बाली की बकरी के लिए खास पकवान बनाओ। कंधे झटकते हुए वो फिर मुड़ गई। वही रात के करीब 8 बजे एक सर्वेंट ने आकर खबर दी कि बड़े राजकुमार और बहू रानी आ चुके हैं। किचन की हलचल धीरे धीरे थम गई। हॉल में विक्रांत अपने डैड और दादाजी के साथ बिजनेस टॉपिक पर बात कर रहा था। वहीं अंशा शोभित के पास बैठी थी। उसे देखती ही बोली, अबे तू अभी तक मेरी ससुराल में पड़ा हुआ है, निकला क्यों नहीं? शोभित ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया। अंशा को कुछ सूझा। उसने शोभित के कंधे पर हाथ रखा। कहीं तू किसी मेड को पसंद तो नहीं करने लगा? शोभित ने उसकी पीठ में हल्का सा धक्का दिया। तू करेगी राजकुमार से शादी और मैं करूं मेड से? लेकिन क्या बताऊं, मुझे अर्पिता से प्यार हो गया है। क्या? अंशा ने मुंह बनाया। तू विक्रांत सर से पिटेगा एक दिन, फिर समझेगा प्यार। प्यार क्या होता है? शोभित ने आंखें तरेरी। तो तू मेरी मदद नहीं करेगी? अंशा सोच में पड़ गई। अगर लड़की को भी तुझसे प्यार हुआ तब सोचूंगी, वरना अपना सपना खुद ही देख। इसी बीच बिल्लू अपनी नैनी के साथ वॉक से लौटा। जैसे ही हॉल में कदम रखा और अंशा को देखा, वो खुशी से उछल पड़ा। नैनी की गोद से सीधे अंशा की ओर दौड़ा। बेबी डॉल! वो सीधा उसकी गोद में चढ़ गया और उसके गाल पर प्यार से किस करते हुए बोला, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। आई लव यू मेरी बेबी डॉल। अंशा ने भी प्यार से उसके माथे पर किस किया। बेबी डॉल ने भी बिल्लू को बहुत मिस किया और तुम्हारे लिए एक खास गिफ्ट भी लाई है। वहीं दूसरी तरफ पीयूष ने सौम्या के कान में धीरे से कहा, आज तो बिल्लू की शामत आई है, देख रही हो बिग ब्रो कैसे उस घूर रहे हैं। सौम्या ने बिल्लू को बुलाया, लेकिन वो अंशा की गोद से चिपका ही रहा। तभी सैंडी आती है और अपनी फुदकती एंट्री के साथ बिल्लू को धक्का देती है। ए, मेरी मम्मा को सिर्फ मेरे डैडी और हम तीनों भाई बहन ही प्यार कर सकते हैं। दूर रहो समझे, वरना मैंगो तुम्हें खा जाएगा। विक्रांत दूर खड़ा सब देख रहा था। सैंडी की बात सुनकर मुस्कुराया और खुद से ही बड़बड़ाया, पॉजिटिव डैड की पॉजिटिव डॉटर। वही जयपुर एयरपोर्ट के रनवे पर जैसे ही एक चमचमाती प्राइवेट लग्जरी जेट ने लैंड किया, सबकी नजरें उसी की ओर मुड़ गईं। आम प्लेन से बिल्कुल अलग ये प्लेन अपने लुक और स्टाइल से ही चीख चीख कर बता रहा था कि इसमें कोई बहुत खास उतरने वाला है। प्लेन रुकते ही सबसे पहले ब्लैक यूनिफॉर्म में 4 बॉडीगार्ड्स नीचे उतरे। उनके चेहरों पर किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जस्ट अलर्टनेस एंड विजिलेंस। एक पल में उन्होंने चारों तरफ का माहौल भांपा, आंखें हर कोने में घूमी और फिर उन्होंने एक साइड रास्ता क्लियर किया। इसके ठीक बाद प्लेन की सीढ़ियों पर एक लड़का नजर आया, टॉल, हैंडसम एंड कैरिज्मेटिक। उसने ब्लैक 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ था। आंखों पर डार्क शेड्स और जूतों से लेकर उसकी वॉक तक सब में एलिगेंस था। वो नीचे उतरा, 1 सेकंड के लिए चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर एटीट्यूड में सीधा खड़ा हो गया। उसके बॉडी लैंग्वेज से साफ झलक रहा था कि ये कोई कॉमन इंसान नहीं है। अगले ही पल प्लेन के दरवाजे से जैसे ही वो औरत बाहर आई, हवा खुद रुक गई। उसने ब्लैक कलर की शिफॉन साड़ी पहनी थी, जो हर कदम के साथ लहराते हुए उसे और क्लासी बना रही थी। खुले बाल उसकी कमर तक लहराते थे और उसकी आंखों पर था एक डिजाइनर
ब्लैक सनग्लास, उसके डायमंड ईयरिंग्स और कलाई पर झिलमिलाता डायमंड ब्रेसलेट सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। दूसरी कलाई पर एक प्रीमियम वॉच उसकी रईसी का सबूत दे रही थी। हिल्स की टिक टिक के साथ वो प्लेन से नीचे उतरी और उसके चेहरे पर ऐसा रौब था कि कोई भी आम इंसान नजरें झुका ले। वो शख्स पहले ही नीचे खड़ा था। उसने थोड़ा झुककर महिला को रिसीव किया, फिर दोनों तेज कदमों से अपने लग्जरी काले रंग की एसयूवी की तरफ बढ़े। कार का दरवाजा पहले उस औरत के लिए खोला गया, फिर वो लड़का बैठा। आगे बैठा ड्राइवर शीशा नीचे करते हुए बोला, मैम, कहाँ चलना है? महिला ने बिना पलक झपकाए अपने रौबदार अंदाज में कहा, ओबेरॉय पैलेस, अपनी ग्रैंडडॉटर अंशा के पास। बस इतना सुनना था कि कार धीरे धीरे एग्जिट की ओर बढ़ने लगी। एयरपोर्ट पीछे रह गया। वो औरत अपने शेड उतारकर अपनी ग्रीन आईज से कार की विंडो से बाहर देखते हुए बड़बड़ाई, राजवान खानदान को उसकी ग्रैंड डॉटर आखिर मिल ही गई। Make a bold move. Unleash your inner roar. You know you want more. The new Elevate ADV Bold Move. ओबेरॉय पैलेस के लिविंग हॉल में ओबेरॉय फैमिली के बड़े इकट्ठा थे। सोफे के सिरों पर बैठे वेद प्रताप जी और गजेंद्र जी के सामने विक्रांत चुपचाप बैठा था। वही बर्फ सा ठंडा चेहरा, वही नजरें जो सब कुछ देखती थीं, पर जाहिर कुछ नहीं करती। विक्रांत ने अंशा को इशारे से बैठने को कहा गया था। वो थोड़ा झिझकते हुए बैठी। उसकी आंखें उन चेहरों को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। कुछ तो था जो ये सब छुपा रहे थे। गजेंद्र जी ने लंबी सांस ली और बोले, बेटा अंशा, आज तुम्हें जो बताने जा रहे हैं वो कहानी नहीं, इतिहास है। ऐसा इतिहास जिसने 2 राजवंशों को दुश्मनी की आग में झोंक दिया। कमरे में सन्नाटा और गहरा गया। वक्त था 100 साल पहले का, जब इंसानों और वेयरवुल्फ के बीच एक बार शांति की उम्मीद जगी थी, और उस उम्मीद की डोर बंधी थी ओबेरॉय खानदान की प्रिंसेस नैना और वेयरवुल्फ प्रिंस एलियाक की शादी से। अंशा का चेहरा हैरानी से खुला का खुला रह गया। गजेंद्र जी आगे बोले, शादी बड़े ठाठ से हुई थी। सबको लगा था दोनों दुनिया एक हो जाएंगी, पर किसी ने नहीं सोचा था कि इस रिश्ते के पीछे वेयरवुल्फ की ओर से फरेब की जड़ें थीं। अंशा कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन गजेंद्र जी की आवाज और भारी हो गई। वेयरवुल्फ प्रिंस एलियाक मासूम नहीं बल्कि बहुत हवसी और खतरनाक था। वो भी अपनी माँ के कहने पर नैना को वेयरवुल्फ बनाना चाहता था, ताकि हमारे खून और शक्ति तक उनकी पहुंच हो सके। सुहाग रात की रात एलियाक ने उसे काटने की कोशिश की। कोई मरा नहीं उस रात, पर सब कुछ खत्म हो गया। अंशा की सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। इसके बाद उस वक्त के ओबेरॉय फैमिली के राजा ने एलियाक को धोखे से बुलाया और उसे मार डाला, और तब उसकी पहली बीवी मैदान में आई, जिसने उसके शव को उठाया और कसम खाई कि वो उसे जिंदा करके रहेगी। वेद प्रताप जी ने गहरे आवाज में कहा, लेकिन जिंदगी वापस लाने की कीमत थी ओबेरॉय खानदान की प्रिंसेस का खून। वो औरत 100 सालों से हमारी हर बेटी के पीछे पड़ी है, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिली। अंशा थरथरा गई और फिर धीरे से बोली, पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वेद प्रताप जी सीरियस होकर बोले, अगर वेयरवुल्फ की रानी मारी जाए तो खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसे सिर्फ चमत्कारी खंजर से ही मर जा सकता है, और वो खंजर दफन है पुराने कब्रिस्तान में। लेकिन उसे खोजने की ताकत सिर्फ तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम आत्माएं देख सकती हो। शोभित ने भौहें छड़ाकर कहा, पर ऐसा क्या खास है अंशा में जो और कोई नहीं कर सकता? सोम ने जवाब दिया, क्योंकि वो चुनी हुई है, वही उस खंजर तक पहुंच सकती है। कुछ पल के लिए लिविंग हॉल में गहरी चुप्पी छा गई। विक्रांत खड़ा हुआ और अंशा का हाथ पकड़कर बिना कुछ कहे सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। पीछे वेद प्रताप जी बोले, राजा साहब, बड़े राजकुमार को समझाइए। अगर अंशा खंजर नहीं लाई तो तीनों राजकुमारियों की जान पर बनाएगी। रघुवेंद्र जी ने वैदेही की ओर देखा, आप ही समझाइए उसे, इस बार बहू का जाना जरूरी है। वैदेही ने धीरे से सिर हिलाया। अंशा कमरे की बालकनी में खड़ी थी। उसके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे। वह खुद से सवाल कर रही थी, क्या विक्रांत सर और उनकी फैमिली ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा
सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। अंशा को अब ये साफ समझ आ गया था कि विक्रांत की पूरी फैमिली ने उससे झूठ कहा था। उसके डैड ने बचपन में ही उसकी शादी बड़े राजकुमार यानी विक्रांत से पक्की कर दी थी। अंशा क्यूट तरीके से रोते हुए खुद से ही बोली, यानी विक्रांत सर और उनकी फैमिली मुझे प्यार नहीं करते। वो कुछ देर तक इन्हीं उधेड़बुन में लगी रही और फिर आंसू पोंछते हुए खुद से ही बोली, हब्बी को पूछना होगा क्या वो मुझसे सच में प्यार करते हैं या नहीं। वहीं अंशा जैसे ही रूम में पहुंचती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। विक्रांत बेड पर शर्टलेस लेटा हुआ था और अंशा को उंगली के इशारे से अपने पास बुला रहा था। अंशा अपने मन में कहती है, मुझे विक्रांत सर के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अंशा विक्रांत का एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर हकलाते हुए कहती है, हाँ भी वो। विक्रांत अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, स्वीट हार्ट इधर आओ। अंशा चुपचाप बेड के पास खड़ी हो जाती है। विक्रांत अंशा को ऊपर से नीचे तक चेकआउट करते हुए देखता है और उसकी नजरें अंशा की गोरी सेक्सी कमर पर टिक जाती हैं जो साड़ी में से झलक रही थी। अंशा विक्रांत की नजरों का पीछा करती है तो पाती है कि विक्रांत उसकी कमर को घूर रहा है। वह जल्दी से अपनी कमर को साड़ी से ढक लेती है। ये देखकर विक्रांत की आंखें सिकुड़ जाती हैं और वह अंशा को फिर से बेड पर अपने पास आने का इशारा करता है। अंशा मासूम चेहरा बनाकर कहती है, हबी प्लीज अभी रोमांस नहीं, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। और वो विक्रांत गुस्से से दांत भींचते हुए कहता है, स्वीट हार्ट कम फास्ट, मुझे वेट करना पसंद नहीं है। अब अंशा के पास विक्रांत की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वह विक्रांत के पास जाकर बेड पर बैठ जाती है। विक्रांत अपना सिर अंशा की गोद में रखकर लेट जाता है और हेड मसाज करने को कहता है। अंशा चैन की सांस लेते हुए विक्रांत की हेड मसाज करने लगती है, जैसे सोच रही हो कि विक्रांत कुछ ज्यादा नहीं कर रहा। अंशा विक्रांत की हेड मसाज कर ही रही थी कि अचानक विक्रांत अंशा के ऊपर आ जाता है। ये सब इतना अचानक हुआ कि अंशा को कुछ समझ ही नहीं आया। विक्रांत बहुत इंटेंस नजरों से अंशा की आंखों में देखने लगता है। विक्रांत का एक हाथ अंशा की गोरी कमर पर बेहद सेंसुअस तरीके से चल रहा था, जबकि दूसरे हाथ से वह अंशा के चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करता है और गहरी आवाज में कहता है, स्वीट हार्ट आखिर क्या नशा है तुम में कि जितना तुम्हें देखता हूँ उतना ही तुम्हारे पास आने के लिए तड़पता हूँ। अंशा शर्माकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए अंशा का चेहरा अपनी तरफ घुमाकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और अंशा के होंठों को बाइट करने लगता है। विक्रांत के बाइट करने से अंशा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। अंशा विक्रांत के कंधों को पकड़कर खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत अंशा के होंठों पर और जोर से बाइट करने लगता है और अंशा की उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझाकर उसके हाथों को बेड पर प्रेस कर देता है। विक्रांत अपनी पूरी बॉडी का वेट अंशा पर डाल देता है। अंशा विक्रांत के नीचे बुरी तरह से तड़प रही थी और अपने पैरों को बेड पर पटक रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत उसके साथ इतना क्रूएल बिहेव क्यों कर रहा है। वहीं विक्रांत अभी भी अंशा के होंठों पर बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से अंशा को बहुत दर्द हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अंशा लगातार बेड पर अपने पैर पटक रही थी, जिन्हें विक्रांत अपने पैरों में फंसाकर ब्लॉक कर देता है। अब अंशा पूरी तरह से विक्रांत के कब्जे में थी। करीब 20 मिनट बाद जब विक्रांत के मुंह में खून का स्वाद आने लगा, तब जाकर वह अंशा के होंठों को छोड़ता है। अंशा के होंठों से खून निकल रहा था और उसकी खूबसूरत आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आज सुबह से विक्रांत किस बात पर गुस्सा है। विक्रांत अंशा के होंठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर बाइट करने लगता है, फिर गर्दन से नीचे आते हुए उसकी कॉलर बोन पर बाइट करता है। वहीं अंशा विक्रांत के कोल्ड एक्सप्रेशन को देखकर डरते हुए आधे भरे गले से कहती है, हबी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन विक्रांत को अंशा के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अंशा की साड़ी का पल्लू अपने दांतों से हटाकर उसके क्लीवेज पर बाइट करने लगता है, जिससे अंशा की चीख निकल जाती है। अंशा खुद को छुड़ाने के लिए तड़प रही थी
और खुद को ही कोस रही थी कि वह कैसे इस सन की इंसान से प्यार कर बैठी। अंशा लगातार विक्रांत से खुद को छुड़ाने की रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन विक्रांत उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। विक्रांत अंशा के राइट कंधे से ब्लाउज नीचे करके उसके कंधे पर भी बाइट करता है, फिर पेट तक आकर उसकी नाजुक स्किन पर बाइट करता है। अंशा बुरी तरह से रो रही थी। आज तो उसकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसे इस तरह की सजा मिल रही थी। विक्रांत अंशा की नाभि पर जोर से बाइट करता है, जिससे अंशा की जोरदार चीख निकल जाती है। विक्रांत उसकी चीख सुनकर एक बार अंशा के आंसुओं से भीगे चेहरे को सन की मुस्कान के साथ देखता है, फिर उसे पलट देता है और उसकी खुली पीठ पर बाइट करने लगता है।